साइनशीन पर तशरीफ फरमा कायदीन मजलिस, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज्जत माब पर्दनशीन माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। इंतखाबी जलसा है, इंतखाबी मौसम है और गर्मा का मौसम भी है। सूरज पूरे आब और ताप से शोलों जैसी गर्मी को बरसा रहा है, तो इंतखाबी सरगर्मियों में भी गर्मी आ गई। कई सियासी जमात के कायदीन गर्मा गर्म तकारीर के जरिए माहौल को भी गरमा रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है चाहे वो मौसम की गर्मी हो या भारतीय जनता पार्टी की गर्मी हो या मोदी की गर्मी हो या योगी की गर्मी हो, हमारे हरारत और हमारे ईमानी हरारत की गर्मी उनके सारे गर्मियों को ठंडी कर देगी। न सिर्फ उनकी, बल्कि मुझे यकीन है कि हरारत ईमानी जरूर इस सूरज की तपिश की गर्मी को भी हरा देगी और फिर से हैदराबाद की इस पार्लियामेंट की निशिस्त पर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन 11वीं मर्तबा पर कामयाबी के जरिए अपनी सीट को, अपनी इस कामयाबी को, आपके इस एतमाद को, आपके इस भरोसे को, आपके इस वक़ार को कायम व दायम रखेगी। इंतखाबात ये पहला इंतखाब नहीं जो हैदराबाद पार्लियामेंट का मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन लड़ रही है। 10 इंतखाबात में कामयाबियां हासिल करने के बाद और इस कामयाबियां हासिल करने से पहले भी 3 इंतखाबात मजलिस लड़ चुकी और उन 3 इंतखाबात में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन नाकाम हुई थी और फिर मुसलसल 10 मर्तबा कामयाब होती हुई आ रही है और इस 18वीं पार्लियामेंट में 11वीं मर्तबा मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का नुमाइंदा आपकी आवाज बनकर, आपका तर्जुमान बनकर आपके हक की लड़ाई लड़ेगा और वो कानून जो इस मुल्क के मफाद में सही नहीं, उसके लिए अपनी आवाज को बुलंद करेगा और अपनी जानिब से उस कानून को बनने से रोकेगा जो मुल्क के मफाद में सही नहीं। ऐवान पार्लियामेंट में जाने का मकसद सिर्फ पार्लियामेंट के कुर्सियों की जीनत बनकर बैठना नहीं होता, बल्कि अवाम की तर्जुमानी करना होता है, अवाम के दुख और दर्द को बयान करना होता है, अवाम के मसाइल को रखना होता है, अवाम के तकालीफ को रखना होता है। न सिर्फ मसाइल, तकलीफ, दुख व दर्द, बल्कि इन मसाइल को पेश करने के साथ इन मसाइल को हल कराने की जिद्दोजहद करनी पड़ती है। और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ऐवानों में कुर्सी की जीनत बनकर नहीं बैठती, बल्कि मसाइल को हुक्मरानों के सामने पेश करती है, तो हुक्मरानों को मजबूर करती है
मुतवज्जो करवाती है, उनकी तवज्जो को हासिल करती है और उन मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश के जरिए कई मसाइल को न सिर्फ पेश किया बल्कि उन मसाइल को हल भी किया। ये मजलिस की अपनी एक तारीख रही और आज भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ जज्बाती तकारीर या नारों के जरिए अवाम के एतमाद, अवाम के भरोसे और अवाम के वोट को हासिल नहीं करती, बल्कि उस एतमाद को लेकर आगे बढ़ती है, उस भरोसे को लेकर आगे बढ़ती है और आपकी वक़ार की लड़ाई लड़ती है, आपके शिनाख्त की लड़ाई लड़ती है, आपकी पहचान की लड़ाई लड़ती है, आपकी शरीयत की हिफाजत की लड़ाई लड़ती है, आपकी आबादियों की खुशहाली के लिए लड़ाई लड़ती है, आपके नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ती है, तो आपकी इज्जत और आबरू की हिफाजत की लड़ाई लड़ती है, तो आप के लिए जिद्दोजहद करती है ताकि हमारी आवाज पर मुतवज्जो हो वक्त के हुक्मरान। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख रही कि न सिर्फ ऐवान बल्कि ऐवान के बाहर भी अपने खिदमात के जरिए, अपनी कारकर्दगी के जरिए अवाम के दिलों को फतेह करती है। हकीकी फातेह वो होता है जो दिलों को फतेह कर ले। फातेह वो नहीं जो इलेक्शन जीत जाए, फातेह वो नहीं जो कोई जमीन को जीत जाए, कोई महल को जीत जाए या कोई रगबा हासिल कर ले। हकीकी फातेह वो होता है जो दिलों को फतेह कर ले। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो हकीकी फातेह है जिसने अवाम के दिलों को फतेह किया है। और इसकी बात या इसकी मिसाल इससे दूंगा मैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 10 मर्तबा पार्लियामेंट के इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर चुकी। मैं 6 मर्तबा इंतखाब जीत चुका हूं। 1 मर्तबा गलती होगी अवाम से, दूसरी मर्तबा गलती होगी, एक वक्त नाकाम होंगे, एक वक्त दूसरी वक्त अवाम के भरोसे पे उतरेंगे नहीं या अवाम को धोखा देंगे तो अवाम उनको शिकस्त देती है। लेकिन मुसलसल जीतना खुद इस बात की दलील है और सबसे बड़ा सबूत है कि हमने अवाम के तवक्कुआत पे पूरा उतरा और हमने पूरी दियानत के साथ, पूरे इखलास के साथ, पूरे खुलूस के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हमने आपकी और आपकी नुमाइंदगी की, आपकी हक की लड़ाई लड़ी और आपके हक के लिए हमने बातिल ताकतों के सामने अपने आप को कमजोर नहीं पेश किया, बल्कि हमने वक्त के हुक्मरानों के आंखों में आंखें डालकर आपकी हक की लड़ाई लड़ी। सालारे मिल्लत बार बार एक बात कहते थे, हम सियासी जिद्दोजहद करेंगे, अवामी मसाइल को वक्त के हुक्मरानों के सामने पेश करेंगे, उन मसाइल को हल करने के लिए वक्त के हुक्मरानों को मजबूर करेंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ हम वक्त के हुक्मरानों का इंतजार नहीं करेंगे। हम अपनी जात से जो कुछ मुमकिन होता है हम करेंगे और हुकूमतों से भी करवाएंगे। और इसी बात की निशानियां अगर हैं तो यही बात की निशानी है तो दारुस्सलाम है। तालीमी जिद्दोजहद, तालीम के लिए अक़लियतों के हुकूक की लड़ाई तो ऐवानों में हमने लड़ी, हुकूमतों पर जोर डाला कि बस्तियों में स्कूल हो, हमारे महल्लेजात में कॉलेजेस हो, लेकिन उसके साथ साथ जब वक्त आया, हालात बने, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने
अपना खुद का मेडिकल कॉलेज बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, एमबीए बनाया, एमसीए बनाया, फार्मेसी बनाया, आर्किटेक्चर बनाया, नर्सिंग बनाया और फिर ओवैसी हॉस्पिटल, वासरा हॉस्पिटल जैसे बड़े बड़े 2 दवाखाने बना दिए। आप बताइए कि मजलिस ने काम किया। अगर तालीम के मैदान में यह काम किया, सेहत के मैदान में काम किया, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किस तरीके से आपके मसाइल और आपके दुख दर्द में आपका साथ दिया, मुझसे बेहतर यहां बैठे लोग बखूबी वाकिफ हैं कि यहां लायक अली साहब बैठे हैं, यहां पे कई पुराने खदीम मजलिसी बैठे हैं। ये लोग जानते हैं कि इन बस्तियों में इनके यहां पर कैसे हालात हुआ करते थे। आज से एक 30 बरस या मैं कहूंगा 35-40 बरस पहले कैसे हालात हुआ करते थे। सब्जी मंडी का मशहूर फिसाद है, नौजवानों को याद नहीं होगा कि कैसा फिसाद था। अलियाबाद का फिसाद हुआ था और फिर हैदराबाद में हर थोड़े दिन को फिसाद, कभी रमीजाबी का फिसाद, कभी निमोली अड्डे का फिसाद, कभी अंबरपेट का फिसाद, कभी निजामाबाद का फिसाद, कभी आदिलाबाद का फिसाद। अरे हर फिसादात में जलते हुए घरों को बुझाने के लिए दौड़ने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन था। कर्फ्यू में दाने दाने के लिए लोग परेशान रहते थे, तो अनाजों के लारियों को लेकर दरवाजों पे दस्तक देकर अनाज, दूध, डबल रोटी, चावल, दाल, तेल देने वालों का नाम भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन था। पुलिस की बरसती हुई लाठियों पर अपने सीनों को पेश करने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन था। बैठे हैं लायक अली साहब, महीनों जेल में रहते थे फिसादात के बाद। इनके जैसे कई लोग थे जो पुलिस के जुल्म, वो बर्बरियत के नतीजे में जेलों में नजरबंद रहते थे। नासा का कानून था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत, तो फिर शहर बदर करने का कानून होता। जेलों में जाते लेकिन डरे नहीं, घबराए नहीं, हालात का डट कर मुकाबला किया, अवाम के दरमियान में रहे, उनके जरूरत में रहे, उनकी तकलीफ में रहे, उनकी मुसीबत में उनके साथ रहे। इस वजह से मजलिस ने दिलों को फतेह किया, काम किया। ऐ नौजवानों, तुमने नहीं देखा, लेकिन हम अपने बचपन में देखा है। कभी सालार से चंचलगुड़े की जेल में हमारी मुलाकात होती, तो कभी सालार से मुशीराबाद की जेल में मुलाकात होती, कभी विजयवाड़ा की जेल में, तो कभी विशाखापट्टनम की जेल में, कभी राजमंड्री की जेल में, तो कभी टाडे पटरी की जेल में। अरे आज जो लोग सवाल करते हैं कि मजलिस ने क्या किया, तो मैं कहना चाहता हूं मजलिस ने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन एक चीज तो मजलिस ने की है, शहर हैदराबाद को फिसादात से पाक कर दिया। हबीब मिल्लत मजलिस ने अगर कुछ नहीं किया तो एक और चीज तो की है कि नौजवान बच्चे आज यहां खड़े हैं, कई बुजुर्ग जानते हैं। अरे आज मुल्क के क्या हालात है, नहीं मालूम कि कब बुलडोजर आ जाए, घर पर चढ़ जाए, नहीं मालूम कि बीफ के नाम पर कब लोचली आ जाए, नहीं मालूम कि कब दाढ़ी के नाम पर मारा जाएगा, पीटा जाएगा, नहीं मालूम कि सर पर टोपी है तो हमको टोपी निकाल कर कुछ और नारे लगाने के लिए मजबूर करेंगे, नहीं मालूम कि हिजाब के नाम पर हमारे बच्चियों को स्कूल कॉलेजेस जाने से रोक देंगे। अरे दिन भर का थका मानिन जब रात को शाम को लौट कर कुछ रोटी कमा कर आता है, तो घर में चूल्हा जलाता है तो भी डर है, खौफ है कि जलते हुए
चूल्हे की खाने की खुशबू से लोग ये ना समझे कि इसके पकवान में बीफ है, नहीं तो वो आके मार देंगे। और ये खौफ में रहता है कि नहीं मालूम कि अगर मैं सो जाऊं तो मेरे घर का क्या होगा, अगर मेरी आंख लग जाए तो नहीं मालूम कि मेरे घर के जनाने का क्या होगा। मजलिस ने कुछ नहीं किया कहने वालों, कम से कम ये काम तो किया है कि मेरा भाई थका मानिन घर को आता है तो जो चाहे पका सकता है, जो चाहे खा सकता है, आराम से सो सकता है। नारे तकबीर, हबीबुल्लाह। आराम से सो सकता है। कोई माए का लाल पैदा नहीं हुआ जो थके मानिन मेरे भाई के नींद में खलल पैदा करे। क्यों? ये क्यों? इसलिए कि हमारा इत्तेहाद जिंदा है, हमारा ईमान जिंदा है, हमारी जमात मजबूत है और इस मजबूत जमात और मजबूत इत्तेहाद के मजबूत क़यादत जिंदा है। क़यादत जहां नहीं परेशानियां वहां, जमात जहां नहीं कमजोरियां वहां, ईमान जहां नहीं वहां पर गैर महफूज। आज मुल्क के हालात क्या हैं ये आपके सामने है। आपसे कोई छुपी हुई बात नहीं है, सब खुला है आपके सामने कि मुल्क के क्या हालात हैं। आज आप बताइए, पहला इंतखाब लड़े मिस्टर मोदी तो क्या बोल के लड़े? अच्छे दिन। दूसरा इंतखाब लड़े तो क्या बोल के लड़े? चौकीदार। सही है या गलत? अब जो इंतखाब लड़ रहे हैं क्या? अमृतकाल, विकसित भारत। आप बताइए, अच्छे दिन क्या आए? 15 लाख क्या आए? नौकरियां 2 करोड़ क्या मिली? आप बताओ, महंगाई आसमान को छू रही है। दाल महंगी, चावल महंगा, तेल महंगा, भेंडी महंगी, फली महंगी, पूरी तरकारी महंगी। तो सवाल यह पैदा होता है, जब मैं, आप, हम अनाज खाने वाले, हमको महंगाई महसूस हो रही है, तो सवाल यह है कि अनाज उगाने वाला क्यों परेशान है? अनाज पैदा करने वाला किसान भी परेशान, अनाज उगाने वाला किसान भी परेशान, हमारे पेट को भरने का अनाज पैदा करने वाला किसान परेशान, और वो अनाज को खरीद कर अपना पेट भरने वाला भी परेशान। भैया आप बताइए, अगर मैं महंगी चावल खरीद रहा हूं, अगर चावल पूरा बन के तैयार होके मार्केट में आने को जितने भी पैसे हो रहे हैं मुझसे ले रहे हैं, तो फिर सवाल यह है, जब महंगाई इतनी बढ़ रही है तो किसान एहतजाज क्यों कर रहा है? इसका जवाब दो ना मोदी। मिस्टर मोदी जवाब दीजिए, जवाब दो इसका। महंगाई आसमान को छू रही है और किसान रोड पर बैठा है और तुम्हारी जुल्म और ज्यादती के खिलाफ एहतजाज करता है, तो तुम अपनी पुलिस के जरिए वो अनाज पैदा करने वाले, वो किसान जो हमारा पेट भरते हैं, पुलिस की लाठियां उन पर बरसती हैं। महंगाई पर एहतजाज करें तो जेल, किसान को उसकी मेहनत का पैसा नहीं मिल रहा है तो पुलिस की लाठियां। आप बताओ, 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही, क्या 2 करोड़ नौकरियां मिली साल में? अरे 2 करोड़ नौकरियों को तो छोड़ो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जहां पे
हां, मैन्युफैक्चरिंग से याद आया, मेक इन इंडिया भी बोले थे, कहां है मेक इन इंडिया? कहां है स्टैंड अप इंडिया? बोले स्मार्ट सिटी, बोले कहां है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होते हैं छोटे इंडस्ट्रीज? 5 करोड़ 10 लाख नौकरियां थी और साल 2016 और 17 में, आज सिर्फ 3 करोड़ हैं, 2 करोड़ कम हो गई। आप बताओ, हिंदुस्तान का 40% ग्रेजुएट बेरोजगार, आईआईटी से फारिग होने वाला 30% आईआईटीएंस बेरोजगार, 1 करोड़ 90 लाख काबिल औरत बेरोजगार। हिंदुस्तान में एक रिपोर्ट के मुताबिक 16 करोड़ ऐसे घर हैं जहां साफ पीने का पानी भी मुहैया नहीं होता। अरे बताओ, विकसित भारत, डेवलप भारत क्या है? बताओ, आप बताओ। अरे आज हमसे इख्तिलाफ होगा, लेकिन मेरे सवालात का जवाब दो ना, मेरे इन सवालात का जवाब दो। भड़काऊ भाईजान, दूल्हे भाई, ये वो बातें करते, चलो भड़काऊ भाईजान आज सवाल कर रहा है, जवाब दे दो। दूल्हे भाई सवाल कर रहे हैं, जवाब दे दो। अकबरुद्दीन अवैसी, नहीं है जवाब, कहां है बताओ। अरे आज सनतें बंद हो रही हैं, महंगाई आसमान को छू रही है, बेरोजगारी से हिंदुस्तान का नौजवान परेशान है। और फिर ये क्या कहते हैं, ये अरे भाई आप गैस के सिलेंडर की बात करो, पेट्रोल जो बढ़ रहा है उसकी बात करो, डीजल को कम करने की बात करो, नौकरियां देने की बात करो, पानी का मसला, साफ पानी 16 करोड़ घरों में नहीं है। आपको मालूम, आपको सुन के हैरत होगी, जितनी रहमत अल्लाह बरसाता है, जितनी बारिश हिंदुस्तान में होती है, उसका सिर्फ 33% पानी इस्तेमाल में आता है, बाकी करीब 70% पानी समुंदर में जा रहा है। समुंदर में आप बताओ, अरे आप पानी की जरूरत है। आज कर्नाटक कह रहा है कि पानी होना, तमिलनाडु कह रहा है पानी होना, हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बोले पानी होना तेलंगाना को, तो वो बोले नहीं इलेक्शन हो जाने दो, अगर तेलंगाना को पानी दूंगा तो कर्नाटक वाले नाराज हो जाएंगे। तमिलनाडु वाले पूछे तो ये बोले नहीं पानी नहीं, अगर दिए तो यहां नाराज। आंध्रा में पानी की किल्लत, महाराष्ट्र में देखो पानी की किल्लत। लिखने वालों ने लिखा कि 3rd वर्ल्ड वॉर अगर होगी तो पानी के लिए होगी दुनिया में लड़ाई। और यहां हमारे पास पानी है लेकिन इस्तेमाल कुछ नहीं है। पानी पीने के लिए जरूरी है, पानी सनत के लिए, इंडस्ट्री के लिए जरूरी है, पानी किसानों की ज़िराअत के लिए जरूरी है। क्या आप डैम बनाए? बता दो, एक डैम भी बनाए क्या? नहीं। क्या करे? कुछ भी नहीं। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्मार्ट सिटीज क्या हुए? कुछ नहीं, सिर्फ बातें। अब इनसे पूछे तो क्या बोलेंगे? हम राम मंदिर बना दिए। अरे राम मंदिर तुम नहीं बनाए मिस्टर मोदी। राम मंदिर में 2 फरीक थे, लड़ रहे थे, मसला कोर्ट को गया, मुसलमानों ने लिख कर दिया हमको इस मुल्क के दस्तूर पर यकीन है, हमको इस मुल्क के कानून पर यकीन है, हमको इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट पे यकीन है। बहस वो अलग है कि फैसले पर, लेकिन सिर्फ इतना कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया
एक फरीक के हक में और फैसला आया मुसलमानों के खिलाफ। मुसलमानों ने अपने वादे को पूरा किया, वादे की खिलाफ वर्जी नहीं की, दस्तूर पर भरोसा किया, जजों का एहतराम किया, सुप्रीम कोर्ट और कानून की इज्जत की और फैसले को कबूल किया। उसका नतीजा यह है कि राम मंदिर बनी। जरा भी अगर ज़र्फ होता, जरा भी शराफत होती तो कहना था कि मैं मुसलमानान हिंद का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अदालत के फैसले को कबूल किया और उस फैसले के कबूलियत का नतीजा कि राम मंदिर बनी। है या नहीं? मगर इसका क्रेडिट भी ये लेते हैं, करप्शन खत्म हो जाएगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। वाह, नया रास्ता निकाले खाने का। इलेक्टोरल बॉन्ड 7,000 करोड़ रुपया आया इनके खाते में। हमको मारे, अखलाक को मारे, रकबर को मारे, घरों में घुस के मारे, बाजारों में मारे, ये बोलकर मारे कि इनके पास बीफ है, इनके पास बीफ है, ये बीफ चोर है, ये बीफ पका रहे थे, मारे, ये बीफ ले जा रहे थे, मारे, ये बीफ के साथ चल रहे थे तो मारे। मैं पूछना चाहता हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में बीफ एक्सपोर्टर से करोड़ों रुपया मोदी और बीजेपी ली ना? और फिर आज हिंदुस्तान बीफ जो एक्सपोर्ट कर रहा है, बीफ जो एक्सपोर्ट कर रहा है, उसमें दुनिया में दूसरे नंबर पर है। कहां से जा रहा सबसे ज्यादा? गुजरात की पोर्ट से सबसे ज्यादा जा रहा बीफ। दुनिया वालों को कह रहे हैं कि खाओ बीफ, और हिंदुस्तानियों से कह रहे हैं बीफ खाएंगे तो मार खाएंगे, बीफ खाएंगे तो लोच लेंगे, बीफ खाएंगे तो जेल में जाएंगे, मगर बीफ का पैसा ये लेंगे। वाह 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 वाह। गौ रक्षकों, गौ रक्षकों, गौ रक्षकों, मैं पूछ रहा हूं, कोई जवाब है? बेचारे गौ रक्षकों को भी शर्मिंदा कर दिया इस मोदी ने। अब गौ रक्षक भी गूंगे हो गए। इसके बाद क्या बोलेंगे? अरे आप बताओ, कभी चौकीदार 10 बरस में क्या करे? कुछ भी नहीं करे। क्या बोले? अरे बंडी दगा लो, पकोड़े तल लो। फिर क्या किस्सा सुना, याद होगा आपको? एक वक्त बोले मिस्टर मोदी, क्या बोले कि मैं जा रहा था, देखा एक नाला था, आदमी पाइप डाला, नाले में से गैस निकल रहा। बोले नहीं बोले? मैं नहीं बोल रहा हूं। फिर क्या बोले? बोले कि ये कि प्लास्टिक सर्जरी तो पहले लाखों साल पहले थी। बोले मैं नहीं बोल रहा हूं। प्लास्टिक सर्जरी भी बोले नहीं बोले? हाथी का ये सर कैसा लगा पूरा बोले। अरे आप बताओ। फिर ये भी बोले 10 साल में मैंने सुना, मैं चाय बेचता था, मेरी चाय की बंडी थी, कभी कड़क चाय देता था, कभी नरम चाय था, मैं चाय वाला था। आप बताओ, बेशक आप चाय वाले थे। अरे हमारे हिंदुस्तान के दस्तूर की खूबसूरती देखो, हमारे हिंदुस्तान की आवाम के दिल को देखो कि चाय वाले को वजीर आजम बना दिया। अरे चाय वाले थे, आज वजीर आजम है। अफसोस अफसोस, एक बादशाह था, फकीर हो गया। एक फकीर था, बादशाह हो गया। फकीरी जो बादशाह था, फकीर हो गया। उसकी फकीरी में भी बादशाहत थी, उसकी फकीरी में भी बादशाहत थी। लेकिन एक फकीर जो बादशाह हो गया, उसकी बादशाहत में भी फकीरी है।
और मैं वो फकीर हूं जिसके फकीरी में भी बादशाहत है नरेंद्र मोदी। आप बताओ, फिर ये भी बोले थे, याद है आपको? याद है आपको? और एक बात बोले थे, मैं तो फकीर हूं, झोला डालूंगा चला जाऊंगा। ओह क्या फकीरी है। आप बताओ। खैर, जाने का वक्त आज आ गया है, जाने का वक्त आ गया है। जो मुल्क की बेरोजगारी को दूर करने में नाकाम हो गया है, उसको जाना ही पड़ेगा। जो मुल्क में महंगाई पर काबू नहीं रखा, उसको जाना ही पड़ेगा। जो मुल्क में डैम नहीं बनाया, उसको जाना ही पड़ेगा। सिर्फ बातें हैं तो क्या? एक्सा सिविल कोड, एक्सा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है इस मुल्क को, यूनिफॉर्म नजर की जरूरत है, यूनिफॉर्म सोच की जरूरत है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट वेल्थ की जरूरत है। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है? यूनिफॉर्म जीएसटी की भी जरूरत है। यहां बहुत कारोबारी लोग हैं, लकड़ी का कारोबार बनाते हैं, जीएसटी से सब परेशान है। कहीं पर 18%, कहीं पर 12%, कहीं पे 14%। अजीब है। अरे आप मुल्क को उठाना चाहते हैं तो आप इस मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड को छोड़ो, यूनिफॉर्म जीएसटी ला लो, एकसा सोच ला लो, एकसा नजर ला लो, सबको बराबर देखो। ये मुल्क सबका है। अब इनकी बातें क्या है? बच्चे पैदा करने वाले यही बोल रहे हैं ना, घुसपैठी, मुसलमान मंगलसूत्र ले लेंगे। अरे आप बताओ, अरे बेरोजगारी की बात करो, 10 साल में आपने क्या किया उसकी बात करो, आने वाले 5 साल में क्या करेंगे उसकी बात करो, महंगाई को कैसा कम करेंगे उसकी बात करो, जो पानी जो जाया हो रहा है उसको कैसे बचाएंगे उसकी बात करो। नहीं, बात क्या? घर वापसी, लव जिहाद, बीफ बैन, हिजाब बैन, मंगलसूत्र, बच्चे पैदा कर रहे हैं, सब खत्म हो गया। तो अब कल से क्या बोल रहे हैं? पाकिस्तान। आप बताओ, आप बताओ, हमको क्या लेना देना है भाई? हमको हमारी फिक्र है, हमको हमारी परेशानी है, मगर इनको क्या है? नहीं वो बोलो, ऐसा बोलो। अरे सिर्फ यही है, मुसलमान इस्लाम, मुसलमान इस्लाम, मुसलमान मुसलमान, मुसलमान का डर बताओ, मुसलमान को डरा के रखो। अरे कोई मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि उस मुल्क के हर शहरी को इस बात का एहसास न हो कि वो इसके तरक्की का हिस्सेदार है। हिंदू को हिस्सेदारी दो, मुसलमानों को हिस्सेदारी दो, सिख को हिस्सेदारी दो, ईसाई को इस हिस्सेदारी दो, पारसी को हिस्सेदारी दो, सबको इस मुल्क की तरक्की कामयाबी का हिस्सेदार बनाओ, जभी जाके यह मुल्क तरक्की करेगा। मुल्क की एक सबसे बड़ी अक़लियत खौफ में है, डर दिखा रहे हैं। अरे हमारा डर, बोल रहे रिजर्वेशन, मुसलमान रिजर्वेशन ले लिए तेलंगाना में, और फिर यही नरेंद्र मोदी बात करते हैं पसमानदा मुसलमान। कर रहे हैं या नहीं? पसमानदा हम इनको देंगे। अरे क्या बोलूं भाई मैं इस वजीर आजम को, ये जो 4% तहफुजात है, ये कास्ट बेसिस पर पसमानदगी के बुनियाद पे दिया गया है, मजहब के बुनियाद पे नहीं दिया गया है, किसी से छीन कर नहीं दिया गया है। मगर सिर्फ बताना इनको मेरी बहनें तलाक सलासा से परेशान। अच्छा, बहनों की बड़ी फिक्र थी, फिर घुसपैठी बना दी हमको, तो वो मोहब्बत कहां गई फिर? अरे मैं कह रहा हूं, मेरी बात को समझो मेरी इस बात को।
सीए एनआरसी का कानून क्यों लाए? आज बौखलाहट में अपने इख्तिदार को जाता हुआ देखकर नासमझी में जो अंदर था ना, वो बाहर जबान से निकल गया। जो छुपा के रखे थे ना, वो जाहिर हो गया। क्या? कि मुसलमान घुसपैठी है। सीए एनआरसी के कानून के जरिए वो अपनी सोच को साबित करेंगे और बताएंगे कि मुसलमान घुसपैठी है, मुसलमान के हक को छीनेंगे, मुसलमान के दस्तूरी हुकूक को छीन लेंगे, मुसलमान की शहरियत को छीन लेंगे, मुसलमान को वोट देने का हक छीन लेंगे और दस्तूर हिंद को तब्दील कर देंगे। यही है। आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, बार बार मैं यही कह रहा हूं कि ये मुल्क सिर्फ मेरा नहीं, ये मुल्क सिर्फ मोदी का नहीं, ये मुल्क सबका है। ये मुल्क हिंदू का है, ये मुल्क मुसलमान का है, ये मुल्क ईसाई का है, ये मुल्क सिख का है, ये मुल्क पारसी का है, ये मुल्क सबका है। मुसलमान भी इस मुल्क का हिस्सा है। मैं दूसरे दर्जे का शहरी नहीं हूं। ये मुल्क किसी की जागीर नहीं है, ये मुल्क सबका है। डरा रहे हैं कि मंगलसूत्र खींच लेंगे। यहां बैठे हैं मेरे हिंदू भाई, यहां है मेरे हिंदू भाई। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या कोई आपका पहनाया हुआ मंगलसूत्र आपकी बीवी से छीनने आएगा तो आप छीनने देंगे? हाँ, आप बताओ, मजाक है, दिल लगी है? अरे मेरा हिंदुस्तान का हिंदू भाई इतना ताकतवर है कि वो अपनी बीवी के मंगलसूत्र की हिफाजत कर सकता है, और जहां कहीं भी कमजोर पड़ेगा तो उस हिंदू भाई के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी और हम मुसलमान जाएंगे। हम तुम्हारे साथ हैं हिंदू भाई, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरों की मंगलसूत्र की बात करने वाले, जिस मंगलसूत्र को तूने पहनाया था उसका क्या हुआ? सही है ना? आप बताओ। अरे आज हिजाब के नाम पर हमारी मुस्लिम बच्चियों को रोकते हैं स्कूल जाने से, इम्तिहान लिखने से। अरे आप बताओ, आज हिंदुस्तान में रोजाना 90 रेप्स होते हैं। रिपोर्टेड कह रहा हूं। अरे आप बताओ, हिजाब बैन से ज्यादा रेप बैन की जरूरत है। क्या सही है या गलत? हिंदू बच्ची हो, मुस्लिम औरत हो, मुस्लिम बच्ची हो या सिख औरत हो, पारसी बच्ची हो या फिर ईसाई बहन हो, सब औरत अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं कि कोई कब उन पे कूद जाए, उनकी इज्जत और इस्मत को लूट ले। इसकी जरूरत है। अरे रेप को रोको, औरत की इज्जत को लुटने से बचाओ, उसको महफूज करो, कानून बनाओ। नहीं, मुसलमान बच्ची को पढ़ने से रोकेंगे। अरे आप बताओ, क्या है? क्या हिंदुस्तान का मसला हिजाब है? क्या हिंदुस्तान का मसला 370 है? कश्मीर का 370 बोलते हैं। कश्मीर से हमको मोहब्बत है, कश्मीर हमारे मुल्क का अटूट हिस्सा है। कश्मीरियों से भी मोहब्बत कर लो, कश्मीर के कारपेट इंडस्ट्री से भी मोहब्बत कर लो। कश्मीर का सेब जो एक जमाने में मशहूर था, हमारे बचपन में हम खाते थे, याद होगा, डिलीशन सेब, आज कहां है? नहीं है। कश्मीर कारपेट की इंडस्ट्री, कश्मीर में पानी है लेकिन बिजली नहीं। अरे बिजली बनाओ, कश्मीरियों को बिजली दो, कश्मीरियों को सनत दो, कश्मीरियों के टूरिज्म को आप मजबूत करो। लेकिन ये नहीं करते। सिर्फ क्या, हमने
370 कर दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड कर दिया, राम मंदिर बना दिया, बस यही नहीं। इस मुल्क को जरूरत है तो वो ये है कि महंगाई को कम करो, पेट्रोल की कीमत को कम करो, गैस के सिलेंडर की कीमत को कम करो, बेरोजगारी को दूर करो और किसानों के जो पैदावार की कीमत उनको नहीं मिल रही है वो इनको दिला दो। ये जरूरत है। सरहदों की हिफाजत जरूरी है। चौकीदार 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 बोले, अच्छा चौकीदार मिला, चाइना घुसते चले जा रही है, घुसते चले जा रही है, चौकीदार बस खड़ा है। सीटी खराब हो गई शायद चौकीदार की। आओ हम हैदराबाद वाले तो भी देते हैं, गले में डालेंगे, बजा लेते, फिरो सुर सुर। आप बताओ क्या है? नरम चाय, गरम चाय, ठंडी चाय, ये चाय, चाय 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 चाय, पकौड़ा, गैस। अरे हम यही बोलेंगे कि आज इस मुल्क की जो सबसे बड़े मसाइल है उस पे तवज्जो दो। आज मेरी इस बात को लिख लो, याद रखो, अगर हम मुनज़्ज़म नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, एक मरकज़ सियासी पे नहीं आएंगे तो फिर आने वाले कल के हालात और खतरनाक होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मोदी ने खुद कहा कि अब तक जो देखा ये तो ट्रेलर था, पिक्चर बाकी है का। बोला या नहीं? मतलब ये कि डरा रहे हैं फिर। ऐ चाय वाले, डराना छोड़। किसको डरा रहा है? अरे डरने घबराने वालों का नाम हैदराबाद मजलिस नहीं है, डरने वाले का नाम अख्तरुद्दीन ओवैसी नहीं है। अरे 3 गोलियां खाया, 70 ज़र्ब खाए, डरा नहीं, घबराया नहीं, जेलों में रहे, डरे नहीं। अरे अब कह रहा है कि अभी पिक्चर बाकी है। अरे मेरी पिक्चर अभी देखना, तुझको अभी बहुत बाकी है। अकबरुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी। डरने घबराने वालों का नाम मजलिस नहीं, डरने घबराने वालों का नाम हैदराबाद नहीं, डरने घबराने वालों का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं। हमारा दिल और हमारे दरवाजे सबके लिए खुले थे, खुले हैं, खुले रहेंगे। मुसलमान के लिए खुले हैं, हिंदू के लिए खुले हैं, सिख के लिए है, ईसाई के लिए है। हमारा दिल बड़ा है। एक घुसपैठी कहता है तो दूसरा रजाकार कहता है। आए थे मिस्टर शाह आए थे, हमको रजाकार बोल के गए। बोल लो, क्या फर्क? कोई फर्क नहीं। कुछ फर्क? बोल लो, हमको क्या फर्क? कुछ फर्क। अरे घुसपैठी बोलो, रजाकार बोलो, बच्चे पैदा करने वाले बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ फर्क नहीं होगा। हमारा मकसद क्या है? हम अपनी जिद्दोजहद के जरिए बेरोजगारी को दूर करेंगे, हम अपनी जिद्दोजहद के जरिए महंगाई को कम करेंगे, हम अपनी जिद्दोजहद के जरिए पेट्रोल और डीजल की कीमत को कम करने की कोशिश करेंगे, हम अपनी जिद्दोजहद के जरिए औरतों को बाहिफाजत इत्मीनान से मुल्क में रहने की हम कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान का पानी जो जाय हो रहा है उसको इस्तेमाल में ला सके। हम कोशिश करेंगे कि हर घर में साफ शफाफ पानी मिले। हम कोशिश करेंगे कि हर घर में बिजली आए। हम कोशिश करेंगे कि हर बस्ती में रोड आए। हम कोशिश करेंगे कि हमारा हर बच्चा पढ़े लिखे काबिल बने। हम कोशिश करेंगे कि हमारे बस्तियों में दवाखाने आए और बीमारों का इलाज हो। हम कोशिश करेंगे कि हमारे ज़ईफों को वजीफा मिले। हम कोशिश करेंगे कि जो किराए के घर में है उनको जाती घर मिल जाए। हम कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चों को खेलने कूदने के लिए मैदान मिले। हम ये करें, हमारा ये काम है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप 13 तारीख को हमारी कोशिश को ताकत बख्शे, हमारे हिम्मतों में इजाफा करें, हमारी जुर्रत में इजाफा करें।
अकबरुद्दीन ओवैसी अब उम्र की इस हद में है कि नहीं मालूम कि कब इस दुनिया से रुखसत हो जाए। अरे मारने वालों ने तो वक्त से पहले ज़ईफ बना दिया। मेरे गुर्दे खराब, पेशाब की थैली, अंतड़ियां, मेरे खून में आयरन नहीं बनता। 3-3 महीने को आयरन चढ़ाना, खड़े खड़े गिर जाता हूं। ज़ईफ नहीं हूं, लेकिन ज़ईफों जैसे बना दिया दुश्मनों ने। लेकिन मैंने उनको भी माफ किया है, उनको भी माफ किया। नौजवानों, मेरे कमजोर जिस्म को तुम्हारे जवानी के जोश की जरूरत है। मेरी इस आवाज को तुम्हारी खुवत की जरूरत है। मुझे तुम्हारे दुआओं की जरूरत है, दोगे तो उठो। तेरा तारीख के दिन आसमान में क्या रहना है? आसमान में पतंग 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 ही रहना है। मांझा सुता हुआ है, बस झुकाना है और फर खींचना है। सलाम वालेकुम। बंद कर। अकबरुद्दीन के बाद जलसा इख्तिताम होगा।